हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट की सीरीज। हमने ऑलरेडी द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973, द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918 एंड द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 कंप्लीट कर लिया है। उसकी सारी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। इन एडिशन टू दिस मैं इन सारी चीज़ों के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी इस वीडियो के, तो आप वहाँ से जाके भी डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए और मल्टीपल रिवीजन की। 13th को हमारा हरियाणा जुडिशरी का एग्ज़ाम है, उसके पहले हमारे माइनर एक्ट्स के एटलीस्ट 5 टाइम रिवीजन हो जाने चाहिए, क्योंकि माइनर एक्ट्स जो होते हैं ना वो ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे एग्जाम्स में। क्योंकि मेजर एक्ट तो सारे पढ़ के जाते हैं, माइनर एक्ट्स जो होते हैं ना एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। एक एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स है आपका, तो बहुत ही मायने रखता है। बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है हरियाणा जुडिशरी में, तो हम माइनर एक्ट में बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। और बहुत छोटे छोटे एक्ट है, मैंने पूरी आपके लिए मेहनत मैंने कर दी है। आप बस वीडियो को सुनिए, स्पीड एक बार नॉर्मल स्पीड में सुनिए, दूसरी बार नॉर्मल स्पीड थोड़ी फास्ट कर लीजिए, 1.5 या 2x पे देख लीजिए, और पूरा मल्टीपल रिवाइज कीजिए बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू एक्ट के साथ, जो कि है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963। अब ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मार्क माय वर्ड, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। कोई सा ऐसा जुडिशरी नहीं है, कौन सा ऐसा स्टेट जुडिशरी है जहाँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं पूछते हैं। गिन के ही ऐसी कोई स्टेट जुडिशरी होगी जहाँ पे ये नहीं पूछते हैं। हर एक स्टेट में ये सब्जेक्ट पूछते हैं। और इसका ऐसा है ना, इसका हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। प्लस इसमें 2018 में अमेंडमेंट आए, मेजर अमेंडमेंट आए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, तो मेरे साथ आप बस बने रहे और आपको सब समझ में आएगा। मल्टीपल रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, मैं बार बार इसी चीज़ पे फोकस करती हूँ कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। तो मल्टीपल रिवाइज कीजिएगा बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1973 है ना, इसकी अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस क्या है, ठीक है। तो टोटल सेक्शंस जो हैं इसमें हम देख लेते हैं। ये हैं टोटल हमारे पास सेक्शन 44 सेक्शन, जिसमें कि लास्ट के 2 सेक्शंस जो है ना वो रिपील हो चुके हैं। 43 एंड 44 अब हमारे पास नहीं है। तो आज के डेट पे टोटल सेक्शन जो है ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो है 42 सेक्शंस, ठीक है। अब पार्ट बता दीजिए, पार्ट कितने हैं। तो पार्ट जो है ना हमारे 8 है, 8 पार्ट, सॉरी चैप्टर्स हमारे 8 है, ठीक है। पार्ट 3 है, चैप्टर्स 8 है, याद रखिएगा। पार्ट 3 है एंड चैप्टर टोटल कितने 8 है। तो एक बार मैं आपको लिख के बता देती हूँ, आपके याद रहेगा। टोटल सेक्शंस जो है 42 है, पार्ट जो है हमारे पास 3 है, और चैप्टर्स जो है ना हमारे पास 8 है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं कभी कभी, और ऐसे क्वेश्चंस गलती करोगे ना तो फिर बहुत गिल्ट होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे नंबर उठाने वाले, तो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल मिस्टेक नहीं कीजिएगा। सेक्शन 42, पार्ट 3 एंड चैप्टर 8 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शंस के साथ। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस एक्ट को इनेक्ट कब किया था और ये एक्ट नंबर क्या है। तो एक्ट नंबर जो है ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एक्ट नंबर 47 है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा कौन सा नंबर है। 1963 में ये 47th नंबर ऑफ एक्ट था जो इनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, मैं फिर से बता दूं, एक्ट नंबर 47। टोटल सेक्शंस थे 42, चैप्टर्स 8 और पार्ट 3 था हमारे पास, ठीक है। अभी याद हो गया होगा आपके पास, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम अभी ही आपको बोल दिया है, और मल्टीपल टाइम आप सुनिएगा ना इस वीडियो को, दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इनेक्टमेंट डेट देख लेते हैं। इनेक्टमेंट डेट तो आप सबको पता ही होगा, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है आपको। जिस दिन किसी बिल पे प्रेसिडेंट जो है अपना सिग्नेचर करता है, एसेंट दे देते हैं ना, अपना एसेंट देते हैं, उस दिन को ही इनेक्टमेंट डेट बोलते हैं। उस दिन हमारा जो है बिल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में।
एसेंट के साथ ही प्रेसिडेंट के, उस डेट को इनेक्टमेंट डेट बोलते हैं। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? 13 दिसंबर 1963 को इनेक्ट हुआ था। कब? 13 दिसंबर 1963। 13 दिसंबर 1963 जिस ईयर में हुआ, 1963 वाले ईयर, और डेट क्या है? 13 दिसंबर। ठीक है, 13/12/1963, याद हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इस एक्ट का। तो एन एक्ट टू डिफाइन अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। तो इस एक्ट को डिफाइन किया गया, वर्ड्स याद रखिएगा, डिफाइन है, अमेंड है, कंसोलिडेट नहीं है। तो डिफाइन किया गया है, अमेंड किया गया है, किसको? लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 जो है ये हमें बता रहा है प्रिलिमिनरी सेक्शंस के बारे में। ठीक है, ये पार्ट हमें प्रिलिमिनरी सेक्शन के बारे में बताता है। तो सेक्शन नंबर 1 हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। ठीक है, तो इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे? इस एक्ट को हम बोलेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1973, ओनली दिस। और ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट एप्लीकेबल नाउ आफ्टर डिलीशन ऑफ आर्टिकल 370 जो हमारे मोदी गवर्नमेंट ने डिलीट किया है। इसके बाद सारे एक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर पे इक्वली अप्लीकेबल है। तो ये एक्सटेंड कहाँ तक करेगा? होल ऑफ इंडिया पे। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 1। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ, जो कि डेफिनेशन सेक्शन है। हर एक्ट में हमने देखा होता है कि सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन सेक्शन होता है। ठीक है, इसमें हमें 5 डेफिनेशन दे रखे हैं, तो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि ये सब क्या बता रहा है। तो जो 2A है ये हमें क्या बता रहा है? ऑब्लिगेशन के बारे में, ऑब्लिगेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन। इसका मतलब इसमें इंक्लूड क्या होता है? एवरी ड्यूटी इनफोर्सिएबल बाय लॉ। ऑब्लिगेशन क्या होता है? जो भी ड्यूटी लॉ ने हमें प्रोवाइड की है वो सारे ऑब्लिगेशंस हैं हमारे। तो एवरी ड्यूटी इनफोर्सिएबल लॉ इज ऑब्लिगेशन, और सेक्शन नंबर क्या है? 2A। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है सब सेक्शन 2B, ये क्या बोल रहा है? सेटलमेंट के बारे में बता रहा है। सेटलमेंट क्या होता है? तो सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल और कोडिसिल as defined in Indian Succession Act of 1925, whereby the destination or devolution of successive interest in movable or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of। अब ये जो definition है ना settlement का, this is very much important definition हमारा। मैंने डबल टिक इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा important। ठीक है, तो settlement क्या होता है? तो settlement होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जहाँ की डेस्टिनेशन और डेवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जो कि सक्सेसिव इंटरेस्ट का डेस्टिनेशन है। ठीक है, सक्सेसिव इंटरेस्ट किस चीज़ में? मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में। और ये डिस्पोज ऑफ किया जाता है या अग्री किया जाता है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, किस चीज़ को? मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में यही है सेटलमेंट, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका डेस्टिनेशन या डेवोल्यूशन जो होता है सक्सेसिव इंटरेस्ट का किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में, या उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे या अग्री करेंगे कि हमको डिस्पोज ऑफ करना है इन फ्यूचर, ये होगा सेटलमेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंक्लूड क्या नहीं किया जाता है। तो अदर देन विल और कोडिसिल डिफाइंड अंडर इंडियन सक्सेशन ऑफ 1925, ये इसमें कवर नहीं होता है। विल एंड कोडिसिल याद रखिएगा, विल एंड कोडिसिल सेटलमेंट में कवर नहीं होता, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस कैसे बनता है? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, डेफिनेशन दे दिया जाएगा, कुछ 1-2 वर्ड इधर उधर ऑल्टर करेंगे और आपको 4 डेफिनेशन दे देंगे, और उस आपको देखना है कि सही डेफिनेशन क्या है सेटलमेंट का। ये क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे स्टेट में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब जो थर्ड सबसेक्शन है वो है ट्रस्ट के बारे में। ट्रस्ट का क्या मतलब है? ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन जो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में दिया गया है वही ट्रस्ट है। और इसमें इंक्लूड क्या करता है? इसमें इंक्लूड करता है ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर 9 ऑफ दैट एक्ट। यानी कि जो सेक्शन 3 में दिया इंडियन ट्रस्ट एक्ट का वो तो ट्रस्ट है ही, एंड उसके एडिशन में कोई भी ऑब्लिगेशन जो ट्रस्ट के नेचर का है जो चैप्टर 9 में दिया गया इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882 में, वो भी ट्रस्ट हो गया। यानी कि सेक्शन 3 प्लस कोई भी ऑब्लिगेशन जो ट्रस्ट के नेचर का है चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी ट्रस्ट हो गया। अब नेक्स्ट सबसेक्शन है ट्रस्टी के बारे में, 2D।
ठीक है, ये क्या बताता है, ट्रस्टी, दिस इज ऑल्सो एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। ट्रस्टी इंक्लूड करता है एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। तो जितने पर्सन जो है ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रस्टी। ये है हमारा डेफिनेशन 2D में। ठीक है, अब जो लास्ट डेफिनेशन है ये हमें क्या बता रहा है, इन ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज हियर इन बट नॉट डिफाइंड in Indian, not defined and defined in Indian Contract Act 1872 have the same meaning respectively assigned to them in that act। अब ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, तो इसीलिए कोई भी डेफिनेशन जो इस एक्ट में यूज़ कर रहे होंगे ना, और जो यहाँ डिफाइन नहीं किया इन 4 डेफिनेशन के अलावा तो और कोई डेफिनेशन नहीं है, तो कोई वर्ड अगर हम इस एक्ट में यूज़ कर रहे हैं और इसका डेफिनेशन इसमें नहीं दिया गया है तो हम उसका सेम डेफिनेशन मानेंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा बता रहा था 2E। तो हमारे डेफिनेशन सेक्शन इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि सेविंग्स बता रहा है हमें। ठीक है, सेविंग्स क्या है, तो except as otherwise provided herein, nothing in this act shall be deemed to deprive any person of any right relief other than specific performance which he may have under any contract or affect the operation of Indian Registration Act of 1908 on documents। तो यहाँ पे क्या सेव किया जा रहा है, यहाँ सेव किया जा रहा है कि नथिंग इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कुछ भी नहीं है जो कि डीम्ड किया जाएगा कि वो डिप्राइव कर रहा है किसी भी पर्सन को उसके राइट से, और राइट कैसा, रिलीफ लेने का राइट। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं माना जाएगा जो किसी पर्सन को डिप्राइव करता है उसके राइट टू रिलीफ से, और वो अदर देन कौन से हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और विच में हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किया जाता है। दूसरा क्या है, जो अफेक्ट, इस एक्ट में कुछ भी नहीं है जो अफेक्ट करेगा ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 ऑन डॉक्यूमेंट, यानी कि जो ऑपरेशन होता है ना इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का डॉक्यूमेंट पे, उसको भी ये एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। तो 2 चीज़ों को अफेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहली चीज़ कि वो डिप्राइव नहीं करेगा किसी पर्सन को कि वो रिलीफ ले सकता है, और कौन सा रिलीफ, अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस छोड़ के दूसरा रिलीफ नहीं ले सकता, यानी कि डिप्राइव नहीं करेगा किसी भी पर्सन को राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जिसमें कि विच में हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि ये तो ले सकता है बट और कोई राइट से उसको डिप्राइव नहीं करेगा, मतलब राइट टू रिलीफ से डिप्राइव नहीं करेगा अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से डिप्राइव किया जा सकता है, याद रखिएगा। अदर रिलीफ आप ले सकते हैं लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से डिप्राइव किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा जो है ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ऑन डॉक्यूमेंट, इसको भी अफेक्ट नहीं करेगा ये एक्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन नंबर 4। ये हमें क्या बता रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पेनल लॉज। इसमें बोल रहा है स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नॉट फॉर मेयर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग अ पेनल लॉज। यानी कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना वो हम इन्फोर्स कब कर सकते हैं, हम इन्फोर्स कर सकते हैं ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट को इन्फोर्स करने के लिए जो है हम ये यूज़ कर सकते हैं, और जो है इन पेनल लॉज को इन्फोर्स करने के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सिविल राइट को इन्फोर्स किया जा सकता है बट पेनल लॉज को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। मल्टीपल टाइम इससे क्वेश्चन पूछे गए, मल्टीपल टाइम। ठीक है, बहुत सारे स्टेट जुडिशरी में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है जिसमें कि टोटल 4 सेक्शंस थे। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ जो कि स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में बता रहा है। इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है ये बात कर रहा है रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी के पोजीशन रिकवर करने के बारे में ये बात कर रहा है हमारा चैप्टर 1। और चैप्टर 1 में टोटल सेक्शन है सेक्शन नंबर 5 से लेके 8 तक। ठीक है, ये टोटल सेक्शंस है चैप्टर नंबर 1 में। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 5 क्या बता रहा है। ये बता रहा है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। किसके रिकवरी के बारे में, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं।
A person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner of CPC 1908. सिंपल सा डेफिनेशन है कि कोई भी पर्सन जो एंटाइटल है ना पोजेशन का स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो उसको रिकवर कर सकता है उसी मैनर में जैसे कि सीपीसी में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो इंटाइटल है पोजीशन के लिए स्पेसिफिक इमूवेबल याद रखिएगा, मूवेबल की बात नहीं हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो जो भी पर्सन इंटाइटल है इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन में, वो रिकवर कर सकता है उसी प्रक्रिया से जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दिया गया है। ये था हमारा सेक्शन नंबर 5 चैप्टर 1 का रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 6 देखते हैं। ये हमें बता रहा है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब सूट कौन फाइल कर रहा है? सूट वैसा पर्सन फाइल कर रहा है जिसको डिस्पोजेस कर दिया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस विदाउट हिज कंसेंट ऑफ immovable property otherwise than in due course of law, he or any person through whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other thing, any other title that he may be set up in such suit. अब जो सबसे पहली चीज इस सेक्शन को देखने के लिए है, तो ये जो है ना सेक्शन, दिस सेक्शन इज अवेलेबल अगेंस्ट पोजेशन नॉट अगेंस्ट ओनरशिप, यानी कि इसमें पोजेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है? पोजेशन इम्पोर्टेंट है। आप उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में थे, आप ओनर थे या नहीं, दिस इज इमटेरियल। आप अगर पोजेशन में थे ना उस प्रॉपर्टी के, तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। अगर कोई पर्सन जो है डिस्पोजेस्ट किया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है उसके पोजेशन से, ठीक है, और बिना उसके कंसेंट से निकाला जाता है उस मूवेबल प्रॉपर्टी से, और बिना ड्यू कोर्स ऑफ लॉ से, यानी कि बिना लॉफुल प्रोसेस से, अनलॉफुल प्रोसेस से जो है उस प्रॉपर्टी से उसको डिस्पोजेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिर क्या रेमेडी है उसके पास? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कि इसमें यहाँ पे जो लिखा है पर्सन हैज़ बीन डिस्पोजेस, उसको बिना ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के डिस्पोजेस किया जाता है। किसको? उसको ही और एनी पर्सन, यानी कि उस पर्सन को जो उसके पोजीशन में है, और किसी और पर्सन को थ्रू हुम ही हैज़ बीन इन पोजीशन, जिसके थ्रू वो पोजीशन में है। मान लीजिए किसी पर्सन के पोजीशन में है वो, और उसने सब टेनेंसी में लगा दिया है। मान लीजिए आप ओनर थे और उसने आपके परमिशन से सब टेनेंसी में लगाया है, तो उसने डिराइव किया है, वो जो सब टेनेंट है उसने डिराइव किया है पोजीशन टेनेंट से, तो वो पर्सन भी क्लेम कर सकता है। इसलिए ये ऐड हो गया है 2018 में। ये जो ग्रीन से आपको दिख रहा है ना, ये 2018 में ऐड हुआ है। ठीक है, और क्लेमिंग थ्रू हिम, और जो उसके थ्रू कोई क्लेम कर रहा है तो वो भी फाइल कर सकता है और पोजीशन रिकवर कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी को डिस्पोजेस किया गया है विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के, वो पर्सन या उसके अंदर जो क्लेम कर रहा है पोजीशन, वो पर्सन, वो सब सारे पर्सन जो हैं वो पोजीशन रिकवर कर सकते हैं इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 6 के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। ठीक है, ये हमारा था क्लॉज 1। अब क्लॉज 2 देख लेते हैं। ये बता रहा है नो शूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी बॉट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ दो चीज़ें दे रखी है जिससे क्वेश्चन बनते हैं फ्रिक्वेंटली। तो ये जो सूट है ना, कोई भी सूट नहीं लाया जा सकता इस सेक्शन के अंदर 6 महीने खत्म हो जाने के बाद, यानी कि जिस दिन से आपको डिस्पोजेस किया गया था उस दिन के 6 महीने के अंदर अंदर आपको सूट फाइल करना है, अदरवाइज आपके पास कोई रिकोर्स नहीं है लॉ का। ठीक है, दूसरी चीज़, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकते। अगर आपको गवर्नमेंट ने डिस्पोजेस किया है ना, तो फिर भाई सॉरी, आपके पास रेमेडी नहीं है इस सेक्शन के अंदर। मल्टीपल टाइम इस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल टाइम याद रखिएगा। और ये जो ग्रीन है ना, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है 2018। तो बस वो पर्सन रिकोर्स नहीं ले सकता, बट उसके थ्रू जो पोजीशन क्लेम कर रहा है ना, वो पर्सन भी ले सकता है रिकोर्स। ठीक है, अब देखेंगे सब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस, नॉर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री बी अलाउड। यानी कि अब जो भी जजमेंट आया ना इस सेक्शन के अंदर, उसकी कोई अपील नहीं जा सकती है।
ठीक है, कोई अपील करने का आपके पास राइट नहीं, ना ही आपको रिव्यू करने का राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई अपील नहीं फाइल कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई रिव्यू भी नहीं फाइल कर सकते हैं आप। नो रिव्यू, गंदा हो गया, 1 मिनट। तो नो अपील एंड नो रिव्यू, ठीक है। तो रेमेडी क्या है आपके पास? रिवीजन। आप रिवीजन के लिए जा सकते हैं, यहाँ रिवीजन के बारे में कहीं मना नहीं किया है, यानी कि आप रिवीजन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। क्या क्या रेमेडी नहीं है आपके पास? अपील नहीं है और रिव्यू नहीं है, रिवीजन है, ठीक है। ये था हमारा सब क्लॉज 3। अब सब क्लॉज 4 क्या बोल रहा है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। यानी कि इस सेक्शन में कुछ भी नहीं दे रखा जो बार कर रहा है, रोक रहा है किसी पर्सन को ताकि वो सू करे अपना टाइटल इस्टेब्लिश करने के लिए उस प्रॉपर्टी पे और उसको रिकवर करने के लिए पोजेशन उसका। यानी कि इस सेक्शन में आपको ओनरशिप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये बार भी नहीं कर रहा, आपको रोक भी नहीं कर रहा कि आप इस्टेब्लिश करो अपना टाइटल उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है, और उसका पोजीशन लो, ये बार भी नहीं कर रहा है आपको, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन नंबर 6। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है सेक्शन नंबर 7। ये बता रहा है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 6 में हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये है मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ए पर्सन इंटाइटल टू पोजेशन स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सीपीसी। यानी कि कोई भी पर्सन जो इंटाइटल कर रहा है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, हमने 5 में देखा था, वो बता रहा था हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर हमें पोजीशन लेना है तो सीपीसी के अकॉर्डिंग। वैसे 7 में हमें बता रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कि अगर हमें उसका पोजीशन लेना है तो हम सीपीसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ये है 7 में। अब इसका एक्सप्लेनेशन 2 दिया है, जो कि क्या बता रहा है? ए ट्रस्टी में सू under this section for possession of movable property to beneficial interest in which person for whom he is trustee is entitled। यानी कि इस सेक्शन में एक ट्रस्टी को भी सू किया जा सकता है, किस चीज़ के लिए? पोजेशन के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी की। यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पोजेशन के लिए ट्रस्टी को भी सू किया जा सकता है। और किस लिए? बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए, इन विच द पर्सन फॉर हुम ही इज ट्रस्टी इज एंटाइटल, ठीक है। यानी कि ट्रस्टी को सू किया जा सकता है इस सेक्शन के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए, और उस किसके बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए? उस टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर हुम हिज ट्रस्टी इज एंटाइटल। यानी कि जिसके इंटरेस्ट के लिए वो ट्रस्टी है, यानी कि बेनिफिशियरी जो है उसके इंटरेस्ट के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि ट्रस्टी को सू किया जा सकता है इस सेक्शन के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए, चाहे वो ट्रस्टी के लिए ही क्यों ना उसका पोजीशन रखा हो, चाहे वो अपने बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट के लिए ही वो क्यों ना पोजीशन रखा हो, तो भी अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियरी के लिए रखा है ना, तो भी उसको लाइबल किया जा सकता है, ठीक है। ट्रस्टी को सू किया जा सकता है इस सेक्शन के अंदर अगर वो है ना, अगर अपनी बेनिफिशियरी के लिए, बेनिफिशियरी जो उसका होता है उसके लिए भी अगर उसने होल्ड किया है ना प्रॉपर्टी, तो उसके लिए भी उसको सू किया जा सकता है। ये एक्सप्लेनेशन 1 था। अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोल रहा है? एक स्पेशल और टेम्पररी राइट है to the present possession of movable property is sufficient to support a suit under this section। यानी कि कोई स्पेशल या टेम्पररी राइट जो है ना, किसको? प्रेजेंट पोजेशन, टेम्पररी या स्पेशल राइट है टू प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है, वो सफिशियंट है सपोर्ट करने को कोई सूट इस सेक्शन के अंदर। ये भी बहुत टाइम आता है आपके क्वेश्चन में, कोई स्पेशल या टेम्पररी राइट है किसके रिगार्डिंग? टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि प्रेजेंट पोजेशन के, अभी के पोजेशन किसके पास है मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो अगर आपके पास टेम्पररी भी आप पोजेशन रख रहे हो ना, तो भी इस सेक्शन के अंदर कवर आओगे, एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर कवर हो जाओगे। अगर आप स्पेशल पोजीशन है आपके पास, या टेम्पररी पोजीशन है, प्रेजेंट पोजीशन है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो सफिशिएंट हो जाएगा एक सूट को सपोर्ट करने के लिए सेक्शन नंबर 7 में, ठीक है। तो ये आता है, बहुत टाइम आता है। 2 एक्सप्लेनेशन थे। सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन 1 में यही बता रहा है कि ट्रस्टी को भी लाइबल कर सकता है बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट के लिए भी, अगर उसने मूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड किया तो भी। और दूसरे एक्सप्लेनेशन में बता रहा है अगर आपके पास टेम्पररी या स्पेशल राइट भी है ना, आपने कुछ समय के लिए उसको पोजीशन को रखा है, तो भी ये सफिशिएंट है इस सेक्शन के अंदर सूट लाने के लिए, ठीक है। ये था 2 एक्सप्लेनेशन।
अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट सेक्शन होगा। ठीक है, ये हमें बता रहा है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर द पर्सन इंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन। किसकी लायबिलिटी है? उस पर्सन की जो पोजीशन में है, वो ओनर नहीं है लेकिन वो पोजीशन में है और उसको डिलीवर करना है टू पर्सन इंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन। जो इंटाइटल है ना कि उसके पास पोजीशन होना चाहिए, उसको डिलीवर करना है। ठीक है, तो क्या बता रहा है ये? Any person having the possession or control of particular article of movable property of which he is not the owner may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in the following cases। यानी कि कोई पर्सन है जिसके पोजीशन या कंट्रोल में कोई आर्टिकल है, ठीक है, और वो आर्टिकल कैसा है? वो मूवेबल नेचर का, यानी कि वो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो आर्टिकल जो कंट्रोल में है किसी पर्सन के, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसका जो है वो ओनर नहीं है। वो पर्सन जिसके पोजीशन में है ना, उसका वो ओनर नहीं है, तो उसको कंपेल किया जा सकता है कि वो डिलीवर करे उस प्रॉपर्टी को। यानी कि उसको कंपेल किया जा सकता है किस चीज़ के लिए? कि वो डिलीवर करे उस प्रॉपर्टी को वैसे पर्सन के जो कि एंटाइटल है, जिसकी राइट है कि उसके पास इमीडिएट पोजीशन आना चाहिए। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में है, लेकिन आप ओनर नहीं हो, तो आपको कंपेल किया जा सकता है कि आप डिलीवर कर दो उस प्रॉपर्टी को उस पर्सन को जो इमीडिएट पोजीशन के लिए एंटाइटल है। ठीक है, और 4 केसेस दिए गए हैं जिसमें किया जा सकता है। नीचे हैं 4 केसेस, कब कब किया जाएगा। फर्स्ट केस है व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज अ एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। अगर आपने जो चीज़ रखी है ना, अपने एजेंट या ट्रस्टी, प्लेंटिफ के एजेंट या ट्रस्टी के रूप में आपने रखा है। यानी कि आप क्या थे? आप प्लेंटिफ के एजेंट थे या ट्रस्टी थे और आपने प्लेंटिफ के बिहाफ में रखा है। और थिंग्स कौन क्लेम कर रहा है? डिफेंडेंट क्लेम कर रहा है, और डिफेंडेंट इंटाइटल भी कर रहा है, तो आपको जो है ना देना पड़ेगा, क्योंकि प्लेंटिफ को देना पड़ा तो आप उसके एजेंट हो या ट्रस्टी हो, तो आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा जो क्लॉज है, दूसरा कंडीशन है जिसमें देना पड़ेगा पोजीशन, वो क्या है? व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडुकेट प्लेंटिफ एजुकेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम। जब जो है अगर हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके बदले कंपनसेशन दे रहे हैं, तो वो एक एडुकेट रिलीफ नहीं है, सफिशिएंट रिलीफ नहीं है लॉस के लिए। ठीक है, अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो उससे जो लॉस अकर होगा उसको आप कभी भी पैसे से कंपनसेट नहीं कर सकते हो, तो उस केस में भी ना आपको देना पड़ेगा पोजीशन। ठीक है, अगर आपके पास पोजीशन है और जो इमीडिएट पोजीशन इंटाइटल कर रहा है उसको देना पड़ेगा। थर्ड केस क्या है? थर्ड कंडीशन, व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज फॉर द लॉस। ठीक है, अब ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये डिटरमाइन करना कि जो लॉस होगा ना, अगर आपने पोजीशन नहीं दिया तो जो डिफेंडेंट को लॉस होगा वो इतना लॉस होगा कि आप एक्चुअली असर्टेन ही नहीं कर पाओगे कि कितना लॉस होगा, तो आप दोगे क्या? अगर असर्टेन ही नहीं हो पाएगा कि कितना लॉस हो रहा है तो आप कंपनसेशन भी क्या दोगे? तो इस केस में क्या होगा? आपको देना ही पड़ेगा वो प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर जो लास्ट केस है वो हमारा है व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज़ बीन रॉन्गली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। अब जो पोजीशन ना रॉन्गली ट्रांसफर्ड करवा ली थी आपने, ठीक है, अगर आपने पोजीशन रॉन्गली ट्रांसफर कराया था प्लेंटिफ से तो फिर आपको लौटाना पड़ेगा, तो इस केस में भी जो है लौटाना पड़ जाएगा। तो ये 4 केसेस है, जिस 4 केसेस में तुरंत ट्रांसफर करना होगा, इमीडिएट पोजीशन जो इंटाइटल करता है उसको ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसमें, जो हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम्ड अंडर बी एंड सी इन दिस सेक्शन प्रिज्यूम्ड दैट द कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडुकेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम्ड, और एज द केस में बी बी that it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss। यानी कि क्या बोल रहा है? जब तक कुछ कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं हो जाता है, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, सेल प्रिजम्पशन है या स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि जो आर्टिकल है ना मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो बात हो रही है इसमें, इस सेक्शन के अंदर, उसमें जो क्लॉज बी और सी में रखा है उस सेक्शन के अंदर प्रिजम्पशन, यानी कि कौन से? वहाँ जहाँ कंपनसेशन इन मनी जो है ना एडुकेट रिलीफ नहीं है लॉस के लिए, और जहाँ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है सर्टेन करना एक्चुअल डैमेज, उन दोनों केस में क्या प्रिजम्पशन है? सेल प्रिजम्पशन, कि जो कंपनसेशन इन मनी है ना वुड नॉट बी एडुकेट द प्लेंटिफ
नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडुकेट रिलीफ, यहाँ हम प्रिज्यूम करके चलेंगे जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं हो जाता है कि कंपनसेशन इन मनी एडुकेट रिलीफ नहीं है, ये हम पहले से सोच के रखेंगे। अगर अदर पार्टी ने इसको रिवर्ट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो यही माना जाएगी। ये प्रिजम्पशन है, सेल्फ प्रिजम्पशन, कि कंपनसेशन जो है ना मनी, वो एजुकेट रिलीफ नहीं दे रहा है प्लेंटिफ को, जो भी लॉस उसको अकर हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या प्रिजम्पशन लेके चलेंगे कि ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है एक्चुअल डैमेज एक्सर्टेन करने का। अगर अदर पार्टी ने उसको रिवर्ट कर दिया तो फिर अदरवाइज डील करेंगे। अगर लेकिन उसको रिवर्ट नहीं किया है तो हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे, ये दोनों, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 8 और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 का। और आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। मैंने एक एक सेक्शन आपको अच्छे से समझाया, अच्छे से कवर किया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। मैं वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, सारी इंपॉर्टेंस जो भी डिस्कशन होता है मैं वहाँ डिस्कस करती हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फर्दर हमारे अपकमिंग सेशंस के लिए। So this is all for today. This is Twinkle Ja signing out today's session. Thank you.